हेलो एंड वेलकम एवरीवन एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्लैक मिथ वुकोंग जो कि बहुत हाइप्ड गेम थी वो आ चुकी है और आते ही गेम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। उसकी स्टोरी लाइन, उसके सिनेमैटिक्स, उसका गेम प्ले सब कुछ ही काफ़ी अच्छा है और वो लोगों की एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छे तरीके से मीट हुई है। बट उसकी स्टोरी काफ़ी लोगों को नहीं समझ आई क्योंकि वो स्टोरी बहुत आगे पीछे है। तो आज की इस वीडियो में मैं ब्लैक मिथ वुकोंग की स्टोरी को एक्सप्लेन करने जाऊँगा। बिफोर हम ब्लैक मिथ वुकोंग की स्टोरी के बारे में जाने, ये इम्पोर्टेंट है कि आपको मंकी किंग या वुकोंग की बैक स्टोरी का पता हो, उसके लोर के बारे में मालूम हो, सन वुकोंग कौन है और ये इतना पावरफुल कैसे है और ये गेम के साथ स्टोरी कैसे कोलाइड करती है। सो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द गेम स्टोरी मैं आपको सन वुकोंग का बैक लोर बताऊंगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सन वुकोंग जो कि मंकी किंग, स्टोन मंकी या फिर द हैंडसम मंकी के नाम से भी जाना जाता है। सन वुकोंग चाइनीज माइथोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। सन वुकोंग एक स्टोन से पैदा हुआ था जिसकी वजह से उसको स्टोन मंकी भी बोला जाता है। सन वुकोंग एक नॉर्मल मंकी नहीं था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट था। सन वुकोंग अपनी इंटेलिजेंस की वजह से बहुत जल्दी सब मंकीज का किंग बन जाता है और मंकी किंग का टाइटल हासिल कर लेता है। आफ्टर बिकमिंग द मंकी किंग, सन वुकोंग अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग एक सेज नेम सबोधी के अंडर कंप्लीट करता है, जहां से वो मार्शल आर्ट्स, क्लाउड समनिंग टेक्निक और अपनी 72 मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटीज हासिल करता है। नाउ ट्रेन मंकी किंग वाज इन नीड ऑफ अ पावरफुल वेपन और इस वेपन को हासिल करने के लिए सन वुकोंग ईस्टर्न सी के ड्रैगन किंग के पास जाता है, जो कि सन वुकोंग को उसका लेजेंडरी स्टाफ रुई जिंगू बैंग देता है, जो कि 17,550 पाउंड्स का है और ये स्टाफ अपने मास्टर की विश पर साइज चेंज कर सकता है। अब बिकॉज सन वुकोंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हो गया था तो इसीलिए उसको लगता है कि उसको हेवन में भी कोई पोजीशन मिलनी चाहिए और ये रिक्वेस्ट लेकर सन वुकोंग हेवन में सिलेस्टियल ऑर्डर के पास जाता है। सन वुकोंग की स्ट्रेंथ देखकर सिलेस्टियल ऑर्डर सन वुकोंग को उसका न्यू टाइटल द गार्डियन ऑफ द पीच गार्डन देते हैं और ये कोई नॉर्मल पीच नहीं है बल्कि इस पीच को खाने के बाद कोई भी इमॉर्टल बन सकता है। तो यस, सन वुकोंग ये पीच खा लेता है और इमॉर्टल बन जाता है और इसके साथ साथ वो हेवन में डिवाइन वाइन भी पी लेता है, जो कि फिर से एक इमॉर्टैलिटी वाइन है। अब हेवन में इतना केओस करने की वजह से सिलेस्टियल ऑर्डर और सन वुकोंग के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो जाता है। सिलेस्टियल ऑर्डर सन वुकोंग को मारने के लिए 100,000 हेवनली सोल्जर्स भेजते हैं, जिनको मंकी किंग इजीली हरा देता है। इस सब के बाद सन वुकोंग एक खुद का टाइटल द ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन बना लेता है और इस सब हरकत की वजह से सिलेस्टियल ऑर्डर को अपना लास्ट मूव यूज करना पड़ता है। अब बिकॉज अवर पावर मंकी किंग को हरा पाना इम्पॉसिबल हो जाता है, सो सिलेस्टियल ऑर्डर अपना फाइनल ऑप्शन यूज करती है और मंकी किंग को रोकने के लिए बुद्धा खुद आते हैं और सन वुकोंग को एक चैलेंज देते हैं कि अगर वो उनके हाथ से निकल गया तो वो उसको जाने देंगे। अवर कॉन्फिडेंस मंकी किंग स्काई की तरफ एक ह्यूज जंप लगाता है और बहुत सारी गैलेक्सीज को पार करने के बाद उसको 5 पिलर नजर आते हैं, जो कि उसको लगता है कि एंड ऑफ द यूनिवर्स है। सन वुकोंग एक पिलर पर सन वुकोंग वाज हियर लिख देता है और वहाँ पर सुसु भी कर देता है। इसके बाद सन वुकोंग बुद्धा के हैंड की तरफ जंप करता है, लेकिन टू हिज सरप्राइज जो कि वो 5 पिलर एंड ऑफ द यूनिवर्स समझ रहा था वो बुद्धा की फिंगर्स ही थी और एक फिंगर पर सन वुकोंग वाज हियर भी लिखा हुआ था, मीनिंग सन वुकोंग कभी बुद्धा के हाथ से निकला ही नहीं। फाइनली बीटन मंकी किंग को बुद्धा 500 के लिए एक माउंटेन के नीचे कैद कर देते हैं और यहाँ पर मंकी किंग की मैडनेस का एंड होता है। आफ्टर 500 ईयर्स बुद्धा एक बुद्धिस्ट मॉन्ग शांगजान को इंडिया से सैक्रेड स्क्रिप्चर्स लाने का बोलते हैं और इस जर्नी में उसको हेल्प करने का चांस सन वुकोंग को दिया जाता है। इसके बदले उसको उसकी फ्रीडम दी जाएगी। 500 साल कैद में रहने की वजह से मंकी किंग काफ़ी चेंज हो चुका था और जो कुछ भी उसने किया उसको उस पर पछतावा होता है। इस वजह से मंकी किंग उस बुद्धिस्ट मॉन्ग की हेल्प करने के लिए मान जाता है। सन वुकोंग को फ्री करने के बाद बुद्धिस्ट मॉन्ग सन वुकोंग को एक बुद्धा की तरफ से दिया गया गोल्डन हेडबैंड देते हैं। ये हेडबैंड काफ़ी स्पेशल है और इस पार्ट को याद रखना क्योंकि गेम में डीपली कनेक्टेड है।
ये हेडबैंड वो मॉन्क मंकी किंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करता है। एक स्पेशल किस्म का मंत्र पढ़ने से मंकी किंग को एक्सट्रीमली पेन होगा। नाउ फाइनली मंकी किंग की न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाती है और बहुत लंबे टाइम के बाद फाइनली मंकी किंग और ये मॉन्क बुद्धा के स्क्रिप्चर्स रिकवर कर लेते हैं और इसके बदले उस मॉन्क को और साथ इनके 2 कंपेनियन और मंकी किंग को ग्रेटली रिवॉर्ड किया जाता है। मंकी किंग को रिवॉर्ड के बदले बुद्धा बना दिया जाता है और हमारी गेम इस सब के बाद ही स्टार्ट होती है ब्लैक मिथ वूकोंग, जो कि मंकी किंग के बुद्धा बनने के बाद स्टोरी को आगे एक्सप्लेन करती है कि उसके बाद आगे उसके साथ क्या हुआ। तो हमारी गेम की शुरुआत मंकी किंग के बुद्धा बनने के कई सालों के बाद होती है। केयर फ्री सन वूकोंग के लिए बुद्धा होना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसीलिए वो बुद्धा से हटकर वापस अपने माउंटेन पर रिटायर हो गए। नाउ मंकी किंग के बुद्धा की पोजीशन को ठुकराने के बाद पूरी हेवन उनकी दुश्मन बन गई, बिकॉज दे थिंक कि उसने एक डिवाइन पोजीशन को ठुकरा कर उनके बुद्धा की इंसल्ट की है। तो गेम की स्टार्टिंग में हम हेवनली वॉरियर को देखते हैं जो कि वूकोंग को मारने के लिए आई है। वूकोंग की फाइट यहाँ अर्लिंग शेन से होती है, जो कि चाइनीज़ माइथोलॉजी में गॉड ऑफ वार विद 3 आइज़ है और इसकी 3rd आई से ये किसी भी तरह की ट्रिक, डिसेप्शन या ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू देख सकता है। मीनिंग वूकोंग इस पर कोई अपनी ट्रिक नहीं इस्तेमाल कर सकता। वूकोंग और अर्लिंग शेन की फाइट में गोल्डन हेडबैंड, जो कि मंकी किंग के लोर में एक्सप्लेन किया था कि मंकी किंग को एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ पेन देता है जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता और अर्लिंग शेन इस वजह से इस फाइट को जीत जाता है। नाउ मैं स्टोरी को एज सिंपल एज पॉसिबल करके एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को स्टोरी आसानी से समझ आ जाए। तो इसी वजह से मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड और लोर भी एक्सप्लेन यहीं पर कर दूँगा ताकि आपको फर्दर स्टोरी समझने में काफ़ी आसानी हो। नाउ जैसा कि आप सबको पता है कि जर्नी टू द वेस्ट में जब मंकी और उसके साथ मॉन्क ने बुद्धा के स्क्रिप्चर को रिकवर कर लिया था तो एज अ रिवॉर्ड मंकी को बुद्धा बना दिया गया था और उसी साथ उसका गोल्डन हेडबैंड को रिमूव कर दिया गया था। बट बुद्धा और हेवन हमेशा से मंकी किंग को कंट्रोल में रखना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फिर से मंकी किंग एक बार बागी होकर ऐसा केओस मचा दे। इसी वजह से उन्होंने गोल्डन हेडबैंड को कभी रिमूव ही नहीं किया बल्कि उसको हाइड कर दिया ताकि अगर कभी मंकी किंग फिर से कोई केओस मचाए तो वो उसको इजीली कंट्रोल कर ले। और इस तरह मंकी किंग अभी भी हेवन के कंट्रोल में रहता है और कभी सही तरह फ्री नहीं होता। अर्लिंग शेन, जो कि मंकी किंग का एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो और मंकी किंग मिल के एक प्लान बनाते हैं कि अर्लिंग शेन मंकी किंग को मार देगा और उसकी मेमोरी को अपनी 3rd आई में स्टोर कर लेगा और साथ ही साथ मंकी किंग के 6 सेंसेस को पूरी जगह पे स्कैटर कर देगा ताकि बाद में इसको कलेक्ट किया जाए और इस मेमोरी से मंकी किंग को दोबारा रीइनकार्नेट किया जाए। और रीइनकार्नेटेड मंकी पे कोई गोल्डन हेडबैंड नहीं होगा, मतलब कि वो रीइनकार्नेशन फॉर्म फुली तरह से फ्री होगी। सो इन सिंपल वर्ड्स के स्टार्टिंग में जो हम फाइट देखते हैं अर्लिंग शेन और मंकी किंग के बीच में, ये एक प्लान स्टेज फाइट है इन दोनों की ताकि हेवन को शक ना हो और इस तरह वो मंकी किंग को मार भी दे और फिर से उसको रीइनकार्नेट कर सके। नाउ गेम की स्टोरी में या कहीं पर ये सही से रिवील नहीं है कि मंकी किंग आखिर मरा कैसे, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कि मंकी किंग इमॉर्टल है। मे बी बिकॉज उसने अपने आप को खुद मरने दिया तो इस वजह से मंकी किंग मर पाया। फाइनली इन दोनों का प्लान वर्क करता है और मंकी किंग मारा जाता है और साथ ही हमारी गेम यहाँ से स्टार्ट होती है। अब इस लड़ाई की वजह से सन वूकोंग 6 रेलिक्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि वूकोंग की 6 सेंसेस है। नाउ हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, जो कि द डेस्टिन्ड वन है, उसको ये टास्क मिलता है कि वो सन वूकोंग के 6 रेलिक्स को रिकवर करे और मंकी किंग को दोबारा रीइनकार्नेट करे। और ये गेम काफ़ी कंफ्यूजिंग है बिकॉज हमें बार बार सन वूकोंग की फ्लैशेस दिखाई जाती है और हम जिस भी बॉस फाइट में जाते हैं हमें दिखाया जाता है कि कैसे सन वूकोंग और इस बॉस का कनेक्शन है। तो मैं आपको साथ साथ ही जो कि मेमोरी, जो कि फ्लैशबैक सारी आती है सन वूकोंग की, एक्सप्लेन करता जाऊँगा। इस तरह से आपको हर कैरेक्टर, हर बॉस का बैकग्राउंड भी पता चल जाएगा और कैसे वो स्टोरी में फिट होता है ये भी सब क्लियर हो जाएगा। अपनी जर्नी के स्टार्ट में हमें एक ओल्ड मैन मिलता है जिसका नाम द कीपर है। वो हमारी हेल्प करता है इस जर्नी में और साथ ही हमें बिल्कुल सन वूकोंग जैसी एबिलिटियाँ देता है, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्टॉपिंग द टाइम।
नाउ हम एक एंशिएंट ग्वानियन टेम्पल में पहुंचते हैं जो कि बहुत पहले एक आग की वजह से जल गया था। वहां हमारी मुलाकात एक मॉन्क एल्डर जिनचिन से होती है। ये मॉन्क किसी रीज़न की वजह से एक स्पेशल रोप कॉल्ड द कसाया ऑफ एवरस्पार्क में इंटरेस्टेड था। सो बिफोर हम स्टोरी में आगे प्रोग्रेस करें, लेट्स डिस्कस अबाउट द एल्डर जिनची फर्स्ट। सेंचुरीज अगो जब जिनचिन एक बच्चा हुआ करता था, वो एक रात को जंगल में होता है जब उसको एक मैजिकल ब्लैक बेयर मिलता है जो कि इसको गोल्ड और ज्वेलरी ऑफर करके इसमें ग्रीड पैदा करता है। यंग जिनची मॉन्क बनने वाला था और उस ब्लैक बेयर की वजह से जिनची ब्लैंकेट्स, जिनको इस गेम में कसाया बोलते हैं, उनके साथ किसी रीज़न से ऑब्सेस्ड हो जाता है। यानी वो ब्लैंकेट और रोब्स और कसाया को जमा करता रहता है और इसी तरह जिनची काइंड ऑफ करप्टेड हो जाता है बिकॉज उसमें ग्रीड थी। बट स्टिल यंग जिनची बहुत जल्दी ही एल्डर मॉन्क बन जाता है जिसको सब एल्डर जिनची बोलने लगते हैं। नाउ इस गेम में यागुआइज है जो कि मिक्सचर ऑफ हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल्स है। यानी हम मंकी किंग भी एक यागुआई है। यागुआइज की बहुत ज़्यादा टाइप्स है, लाइक वुल्फ यागुआइज, स्नेक यागुआई। गेम में यागुआइज काफ़ी ज़्यादा है बट हमारी स्टोरी मेन फोकस 2 यागुआइज की तरफ डालती है। एक दिन एक वुल्फ लाइक यागुआई जो कि एक मॉन्क बनना चाहता था, इस ब्लैक बेयर से रिक्वेस्ट करके अपने आप को ह्यूमन में कन्वर्ट करा लेता है ताकि ये मॉन्क बन सके। नाउ ब्लैक बेयर यागुआई की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके इसको एक ह्यूमन बना देता है और इस वुल्फ ह्यूमन का नाम ग्वांगजी है। बाय द वे सॉरी अगर मैं नेम को रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ बिकॉज ये सारे चाइनीज़ नेम है। नाउ ग्वांगजी के मॉन्क बनने के बाद एक स्नेक यागुआई जिसका नाम ग्वांग माओ है, वो भी बेयर से रिक्वेस्ट करके ह्यूमन बन जाता है। ग्वांग माओ ग्वांगजी पे नज़र रखना चाहता था इसलिए वो भी मॉन्क बन जाता है। हाउएवर ग्वांगजी जल्दी ही एल्डर जिनचिन का फेवरेट बन जाता है और वो जल्द इसको अपना डिसाइपल बनाने लगते हैं, जहाँ पर ग्वांग माओ को कभी तारीफ नहीं मिली। नाउ अब स्टोरी में एंट्री होती है मॉन्क और सन वुकोंग की, जो कि अभी भी जर्नी टू द वेस्ट की तरफ है और बुद्धा के स्क्रिप्चर्स रिकवर कर रहे हैं। एक रात मंकी किंग और वो मॉन्क ग्वानियन टेम्पल में स्टे करने आते हैं। जिनचिन जो कि पहले से ही कसाया से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था, उसको मॉन्क का कसाया द कसाया ऑफ एवरस्पार्क नज़र आता है जिसको वो किसी भी सूरत पे पाना चाहता था। अब ग्वांग माओ को ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगती है कि अगर वो कसाया किसी तरह चुरा के एल्डर जिनचिन को दे दे तो वो एल्डर जिनचिन का भी फेवरेट बन जाएगा और इसी तरह उनकी नज़र में थोड़ी इज्जत ले सकेगा अपने लिए। ग्वांग माओ एल्डर जिनचिन को ये आइडिया देता है कि वो इन दोनों को आग से जला देगा जिसकी वजह से जो कसाया है वो एल्डर जिनचिन का ही हो जाएगा और एल्डर जिनचिन इस प्लान को अप्रूव करते हैं। बट इस सारे प्लान को मंकी किंग सुन लेता है और जब ग्वांग माओ आग लगाता है तो मंकी किंग एक विंड गस्ट छोड़ के इस आग को पूरे टेम्पल में फैला देता है जिसकी वजह से पूरे टेम्पल में आग लग जाती है और इस तरह पूरा ग्वानियन टेम्पल जल जाता है। वहाँ पर सारे मॉन्क मारे जाते हैं। इन दी एंड जिनचिन को होश आता है कि वो अपनी ग्रीड के चक्कर में चलते हुए उसकी वजह से कितने मॉन्क मारे गए और उसका पूरा टेम्पल भी जल गया और वो इस रिग्रेट में अपने आप को भी मार लेता है। जिनचिन के मरने के बाद ग्वांग मो और ग्वांगजी दोनों माउंटेन्स में रहने लग जाते हैं। जिनचिन का स्पिरिट कभी पूरी तरह से फ्री नहीं होता जो कि इस वर्ल्ड में ट्रैप हो जाता है जिससे हम एज अ बॉस फाइट करते हैं। इसी वजह से जब हम जिनचिन से पहली बार मिलते हैं तो वो हमें कहता है कि तुम्हारे पास ही वो कसाया है, क्योंकि वो अभी तक इस कसाया के पीछे पड़ा हुआ है और वो हमें सन वुकोंग समझ लेता है। एंड दैट वाज द एंड फॉर द एल्डर जिनचिन स्टोरी। एल्डर जिनचिन को हराने के बाद हमारी मुलाकात द ब्लैक विंड किंग से होती है। ब्लैक विंड किंग वही ब्लैक बेयर है जिसने एल्डर जिनचिन को ग्रीड दिया था और अब वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में है और ब्लैक विंड किंग 500 सालों से ग्वानियन टेम्पल को रीबिल्ड कर रहा है ताकि वो यहाँ रूल कर सके। हमसे मुकाबले में हारने के बाद ब्लैक विंड किंग हमें माउंटेन के टॉप पर लड़ने के लिए बुलाता है, जहाँ पर हमें जाने के बाद हमारा मंकी किंग का फर्स्ट रेलिक नज़र आता है। ब्लैक विंड किंग से हमारी यहाँ पर उसकी ट्रू फॉर्म द ब्लैक बेयर ग्वाई से फाइट होती है, जिसमें वो हमसे हारने के बाद सरेंडर करके हमें बताता है कि वो सब सेलेस्टियल कोर्ट के कहने पर कर रहा था, बिकॉज सेलेस्टियल कोर्ट नहीं चाहती कि मंकी किंग जिसको उन्होंने काफ़ी मुश्किल से मारा है वो फिर से रीइंकारनेट हो जाए। बट यहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट सक्सेसफुली मंकी किंग का फर्स्ट रेलिक रिकवर कर लेता है।
अब मंकी किंग का पहला रेलिक रिकवर करने के बाद हम किंगडम ऑफ फ्लोइंग सैंड में जाते हैं, जहां हमारी मुलाकात एक हेडलेट सिंगिंग मैन से होती है जो कि हमें बार बार डिफरेंट प्लेसेस पे गाइड करता है। बिफोर हम स्टोरी में आगे प्रोग्रेस करें, मैं आपको फ्लोइंग सैंड किंगडम या फिर सैंड गेट विलेज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। गेम फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जो कि बहुत साल पहले का सैंड गेट विलेज होता है, जहां पर बाय द वे सारे लोग अभी भी रैट्स नहीं बल्कि नॉर्मल ह्यूमन दिखते हैं। इस विलेज में एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। इस विलेज में सनसेट समंदर में होता था, मीनिंग सन लिटरली पानी के अंदर जाता था, जिसकी वजह से सैंड गेट विलेज में वाइब्रेशन या अर्थक्वेक आते थे और विलेजर को इस चीज़ से काफ़ी मुश्किल होती थी। नाउ यहाँ के लोग सोल्यूशन के लिए बुद्धा को वर्शिप करने लग जाते हैं और बुद्धा एज अ रिवॉर्ड इनको एक ड्रम गिफ्ट करता है, जिसको बजाने से यहाँ की वाइब्रेशन या अर्थक्वेक को इनइफेक्टिव कर दिया जाता है। और नाउ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वजह से हर इंसान बुद्धा को वर्शिप करने लग जाता है, जो कि किंग को पसंद नहीं आती। वो देखता है कि कैसे उसके सारे लोग बुद्धा को वर्शिप करके इससे हटते जा रहे हैं। किंग जल्द ही अपने सारे लोगों को बुद्धा के फिर से ऑपोजिट कर लेता है और बुद्धा को ये चीज़ पसंद नहीं आती, तो बुद्धा इन लोगों को पनिश करने के लिए ड्रम को कर्स कर देता है। यानी अब ड्रम जितनी बार भी बजेगा सन की वाइब्रेशन को इनफेक्ट करने के लिए, तो हर बार ज़मीन में से एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि एक कीड़े की तरह दिखता है वो इस विलेज पर अटैक कर देता है। और नाउ विलेजर्स के लिए एक न्यू इशू बन गया था। अब इन विलेजर्स को नहीं पता था कि वो इस मॉन्स्टर या कीड़े से कैसे छुटकारा पाए, बट एक दिन एक रैट मॉन्क आता है जो कि इनकी हेल्प करता है और इस कीड़े को उनके लिए मार देता है। इस मॉन्क से खुश होकर किंग इसको द रॉयल सेज का टाइटल देता है और इसको विलेज में ही रहने देता है। बट रॉयल सेज किंग को मैनिपुलेट करके उससे एक लॉ पास करवा देता है कि अब कोई भी रैट आके किसी भी विलेज या सिटी में रह सकता है। किंग के 3 बेटे होते हैं, जो कि इस फैसले से तीनों के अलग-अलग रिएक्शन थे। जैसे कि उनका थर्ड बेटा इस किंगडम को छोड़ के चला जाता है, उसका दूसरा बेटा जो कि डम्ब होता है और अपने फादर को फॉलो करता है, तो उसको इस फैसले से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट उसका पहला बेटा जो कि इस फैसले के सख्त खिलाफ होता है, वो अपने ही बाप से विद्रोह कर बैठता है, जिसकी वजह से उसको प्रिजन बना दिया जाता है। इसके बाद रॉयल सेज विलेज में किसी तरह का इन्फेक्शन फैला देता है, जिसकी वजह से यहाँ के सारे लोग रैट बनने लग जाते हैं और फिर रॉयल सेज इस विलेज को छोड़कर चला जाता है। अब इस विलेज को छोड़ने के बाद रॉयल सेज एक मॉन्क का डिसाइपल बन जाता है, जो कि बुद्धा के रास्ते पे है और इस मॉन्क का नाम लिंगजी है। और ये दोनों यहाँ के येलो विंड रिज के एक टेंपल में रहने लग जाते हैं। बट एक दिन इनका सामना मॉन्क और सन वुकोंग से होता है, जो बुद्धा के सेक्रेट स्क्रिप्चर को रिकवर करने की जर्नी पर है। मॉन्क लिंगजी का एक फॉलोअर होता है जो कि टाइगर वैनगार्ड है, जो कि मंकी किंग के मास्टर यानी शैंग ज़ैन मॉन्क को किडनैप कर लेता है और मंकी किंग को अपने मास्टर को बचाने की वजह से इस टाइगर वैनगार्ड को मारना पड़ता है। प्रेजेंट में जिस टाइगर वैनगार्ड और मैड टाइगर से हमारी लड़ाई होती है, वो ओरिजिनल टाइगर वैनगार्ड नहीं बल्कि उसके 2 बेटे हैं। अब सन वुकोंग के मार जाने के बाद जब उसकी 6 सेंस से 6 रेलिक डिवाइड होते हैं, तो एक रेलिक मॉन्क लिंगजी के पास आ जाता है, जिसकी पावर को देखकर रॉयल सेज अपने मास्टर लिंगजी को मार देता है और उसके सर को एज अ वेसल यूज़ करता है रेलिक को इस्तेमाल करने के लिए। और यहाँ पर सेज को एक न्यू टाइटल द येलो विंड किंग मिलता है। नाउ प्रेजेंट में हम येलो विंड किंग को हरा देते हैं और हमें पता लगता है कि जो कि हेडलेस सिंगर है वो और कोई नहीं बल्कि मॉन्क लिंगजी है, जो हमें गाइड कर रहा था ताकि हम येलो विंड किंग को हरा सके। येलो विंड किंग को हराने के बाद मॉन्क लिंगजी अपना हेड रिकवर करके दोबारा जिंदा हो जाता है और वो एज अ रिवॉर्ड हमें हमारा 5th रेलिक दे देता है। तो सन वुकोंग को 6 में से 2 रेलिक्स मिल गए और बाकी 4 रेलिक्स की स्टोरी को मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।